चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों को देखते हैं। सबसे पहली खबर, गाय को कुत्ते ने काटा, उसका मट्ठा बारातियों ने पिया, 92 लोगों को लगाना पड़ा रेबीज का इंजेक्शन। जी हां, एमपी के छिंदवाड़ा जिले के भैंसदंड गांव में बारात में परोसे गए मट्ठे को लेकर हड़कंप मच गया। जिस गाय का दूध मट्ठा बनाने में इस्तेमाल हुआ था उसे एक सप्ताह पहले कुत्ते ने काट लिया था। गाय की हालात बिगड़ने के बाद जब यह बात सामने आई तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। उप स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप लगाकर अब तक 92 बारातियों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। ममता ने फिर दोहराया, इस्तीफा नहीं दूंगी, जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जाएंगे। जी हां, ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि वह चाहे तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दें, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने चुनावी नतीजों को धांधली करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती देने का ऐलान किया है। बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर छिपे विभीषणों को भी लेकर सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि नेताओं को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले नेताओं की एक लिस्ट बनाई जाए। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के केस में टीवीके नेता गिरफ्तार। जी हां, टीवीके के एक पदाधिकारी को 10 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिनेश पार्टी का वार्ड सचिव था। शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। मैं कहीं प्रचार करने नहीं गया, फिलहाल यूपी में बीजेपी वालों का इलाज करना है, अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने ऐसा जवाब देते हुए कहा है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। हम चंदा नहीं दे सकते, मंदिर में नहीं दिया दान तो गुंडों ने दलित परिवार को लाठियों से पीटा। जी हां, एमपी के छतरपुर में मंदिर के लिए जबरदस्ती घर में बचा पूरा गेहूं दान देने से दलित परिवार ने मना कर दिया तो वहां के लोकल गुंडों ने घर में घुसकर परिवार को लाठियों से मारा पीटा। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार पहले ही दान दे चुके थे, लेकिन फिर से दान लेने आए लोगों से पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर मैं पूरा गेहूं दान में दे दूंगा तो साल भर क्या खाऊंगा। इसी बात पर नाराज होकर आरोपियों ने परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। 70 साल के सपा नेता ने 20 साल की युवती से किया चौथा निकाह, 2 बीवियों से हैं 11 बच्चे। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व पार्षद हाजी खलील पर अब उनकी दूसरी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि 70 वर्षीय नेता ने 20 वर्षीय युवती से चौथा विवाह कर लिया और करोड़ों की प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा उसके नाम कर दिया। परिवार में पहले से मौजूद 11 बच्चों के बीच अब विवाद गहरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पत्नी का कहना है कि बच्चों को घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। मामला अब पारिवारिक विवाद से आगे बढ़कर कानूनी मोड़ ले सकता है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। थलापति विजय सीएम बनने के करीब तो बेटे जैसन ने इंस्टाग्राम पर कर दिया अनफॉलो। जी हां, थलापति विजय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में फिल्मों की तरह सुपरस्टार के तौर पर उभरे हैं। उनकी पार्टी ने पहले ही बार में चुनाव लड़ा और बहुमत के करीब सीटें जीत ली। इसी के साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि विजय के बेटे जैसन संजय ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जैसन ने संजय को हाल ही में अनफॉलो किया या अपने पिता विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया। या मिली जानकारी और सोशल मीडिया पैटर्न को देखें तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि उन्होंने हाल ही में अनफॉलो किया है। दरअसल जैसन का अकाउंट लंबे समय से बहुत कम लोगों को ही फॉलो करता रहा है और कई यूजर्स का दावा है कि उन्होंने पहले भी अपने पिता को फॉलो नहीं किया था। वहीं विजय का ऑफिशियल अकाउंट खुद किसी को फॉलो नहीं करता। ऐसे में यह कहना कि चुनाव के जीतने के बाद बेटे ने पिता को अनफॉलो कर दिया पूरी तरह से नाइंसाफी है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। शुभेंदु अधिकारी के पीए के बाद बीजेपी कार्यकर्ता रोहित राय को मारी गोली, हालत गंभीर। जी हां, पश्चिम बंगाल बीजेपी कार्यकर्ता रोहित राय को गोली मार दी गई है। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे बसीहार घाट पुलिस थाने के इलाके में हुई है। जानकारी के अनुसार इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी का झंडा फहराने पहुंचे थे, तभी कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। इसी दौरान रोहित राय को गोली मार दी गई, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर नहीं तो देख लूंगा, नाबालिग ने घोंपा चाकू। जी हां, नागपुर के कलमाना पुलिस थाना क्षेत्र के वाजपेयी नगर में हत्या का गंभीर मामला सामने आया है। मृतक का नाम जोहन शेख बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 17 साल है। आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है और घटना के बाद से वह फरार है। मृतक जोहन शेख और आरोपी दोनों एक ही युवती से प्रेम करते थे। यही लव ट्रायंगल हत्या की बड़ी वजह बन गया। आरोपी को कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि जोहन भी उसी युवती से मोहब्बत करता है जिससे वह करता है। मंगलवार की रात आरोपी ने जोहन शेख को इंस्टाग्राम पर कॉल किया और कलमाना थाना अंतर्गत एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाया। जैसे ही जोहन वहां मिलने पहुंचा, आरोपी ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया और गंभीर रूप से घायल जोहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब आइए देखते हैं आज के अगले खबर को। लोकसभा और विधानसभा
चुनाव में 12 वर्ष में भाजपा सहित 5 राजनीतिक दलों के लिए 6 राज्यों में चुनावी रणनीति तैयार करने वाली कंपनी आई-पैक के साथ समाजवादी पार्टी ने करार समाप्त कर लिया है। विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की पराजय के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी के पास धन की कमी है, इसी कारण से हमने पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी फर्म आई-पैक के साथ करार समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह हाल ही के चुनावी नतीजे थे। अगली खबर भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लेकर है। समाजवादी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के हालिया चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने और इस राज्य में मतगणना के सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने जारी करने की बुधवार को मांग की। इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में वह खुद मैदान में उतरेंगे या नहीं। यह पूछे जाने पर कि वह क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित मुख्य सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान यादव ने कहा कि कई ऋषि मुनि ज्योतिषियों से मिला, जो पंडित जी कहेंगे वह करेंगे। हम न्यू समाजवादी पंडित हैं, पंडित जी जो कहते हैं वही करेंगे। पंडित जी मदद से 2012 में सरकार बनी थी, 27 में भी बनेगी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। संजय राउत बोले ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना सही, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के महाराष्ट्र वाले फैसले का किया जिक्र। जी हां, बंगाल में ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के ऐलान के बाद नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी समेत समर्थित दल ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ममता बनर्जी के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लूटने के हालिया बयान पर समर्थन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका वाले सवालों के घेरे में थी। संजय राउत ने महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के एक फैसले का जिक्र किया। संजय राउत ने कहा कि ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने का फैसला पूरी तरह से सही है। सीजीआई चंद्रचूड़ के उद्धव ठाकरे बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में दिए गए फैसले के अनुसार अदालत ने उद्धव ठाकरे को उसके बाद पर बहाल नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। अगली खबर भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लेकर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को अपनी करारी हार पच नहीं रही। ममता बनर्जी पहले ही इस्तीफा देने से इनकार कर चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता दीदी का साथ दिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मतगणना की सीसीटीवी फुटेज देश के सामने लाइव उपलब्ध कराने की मांग की। अखिलेश ने कहा कि वो ममता बनर्जी को नैतिक समर्थन देने बंगाल भी जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल के नतीजों से असंतुष्ट अखिलेश ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि बंगाल में हुई मतगणना की सीसीटीवी फुटेज पूरे देश में सबके सामने लाइव उपलब्ध कराया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल के नतीजों से असंतुष्ट अखिलेश यादव ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि बंगाल में हुई मतगणना का सीसीटीवी फुटेज पूरे देश में लाइव कराया जाए। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। यूपी के बरेली में बीजेपी युवा मोर्चा पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष ईशान सक्सेना को एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था, रास्ते में रोककर बदसलूकी करता था और विरोध करने पर रंगदारी भी मांगता था। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, ऐसा रागिनी सोरकर विधायक ने कहा है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। सुधांशु द्विवेदी ने कहा कि अगर चुनाव हैक करके जीतना होता तो पहले तमिलनाडु और केरल में करते, जहां बीजेपी आज तक नहीं जीती है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इतना अच्छा काम करेंगे कि बंगाल में भाजपा की सरकार 100 सालों तक रहेगी, आप सब शांति बनाए रखिए। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताई जब बताया गया कि रिश्वत में जब्त किए गए नोटों को चूहों ने कुतरकर नष्ट कर दिए। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर भी सवाल उठाए जिसमें कहा गया था कि सबूत के तौर पर रखी रकम चूहों की वजह से खराब हो गई। इसी मामले में कोर्ट ने पूर्व बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी अरुण कुमारी को जमानत दे दी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। गिफ्ट में बच्चा देना था, माँ बाप के साथ सो रही नवजात को ले गई किडनैपर। जी हां, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 6 महीने की मासूम बच्ची को अपहरण चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मालूम हुआ कि आरोपियों ने बच्ची को एक निसंतान रिश्तेदार को गिफ्ट करने के लिए इसी पूरी साजिश को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया और 5 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। मैं नहीं चाहती हूं कि दोषियों को फांसी हो, शुभेंदु के पीए की मां। जी हां, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मां
हसीरानी रथ ने कहा कि मैं दोषियों को सजा दिलाना चाहती हूं। मैं एक मां हूं, मैं उन्हें फांसी नहीं दिलवाना चाहती। मैं उसके लिए आजीवन कारावास चाहती हूं। उन्होंने यह सब भाजपा की सत्ता में आने के कारण किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता बार-बार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के वे लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे, जो कह रहे थे कि 4 जुलाई के बाद दिल्ली के पिता हमें नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने 4 जुलाई के बाद वही कर दिखाया। अगर बेटे की मौत किसी दुर्घटना में हुई होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। जिस तरह बदमाशों ने मेरे बेटे को प्रताड़ित कर मार डाला, ये सब तृणमूल की मनगढ़ंत कहानियां हैं। जब से शुभेंदु बाबू ने ममता बनर्जी को हराया, मेरा परिवार ऐसे ही खतरे का सामना कर रहा है।